हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे द लास्ट लेसन के एमसीक्यू। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया है कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। मैंने आपको बताया है कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसे कि बुलेटिन बोर्ड से क्या खबर आई है या एम हेमल ने बोर्ड पर क्या लिखा, लेकिन डीपर मीनिंग से क्वेश्चन आएंगे, कैरेक्टर्स के इमोशन, स्टोरी लाइन पे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चैप्टर को डीप में पढ़ें। एमसीक्यू किस तरीके से आएंगे वो आपको इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा, तो उस तरीके से भी आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking the master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. अब यहाँ पे हमारे नरेटर क्या बोल रहे हैं एम हैमिल के लिए? पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, उनके लास्ट लेसन के ऑनर में उन्होंने इतने अच्छे कपड़े संडे के क्लोथ्स पहन रखे हैं और उनके ऑनर में, उनके सम्मान में ही जो ओल्ड मेन हैं ऑफ द विलेज वो बैक बेंचेस पे बैठे हुए हैं। एंड बिकॉज वो जो विलेजर्स थे वो सॉरी फील कर रहे थे कि वो स्कूल नहीं गए ज़्यादा, एंड वो एम हैमिल को थैंक कर रहे हैं फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, कि उन्होंने कितने डेडिकेशन के साथ अपनी ये जो टीचिंग है उसको कायम रखा, बच्चों को पढ़ाया। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, और वो इसलिए भी आए हुए थे क्योंकि वो जब फ्रांस था उसे एक ट्रिब्यूट देना चाहते थे और रिस्पेक्ट देना चाहते थे, जो कि अब उनकी नहीं रही, क्योंकि फ्रांस की जो 2 डिस्ट्रिक्ट है अल्सास और लॉरेन, उस पर प्रशिया का कब्जा हो गया था। और जैसा कि चैप्टर हमने पढ़ा था कि प्रशिया से ये ऑर्डर आ चुके थे कि अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको ध्यान दीजिए कि पुअर मैन किस सेंस में कहा गया है। जब हम पुअर मैन, बेसिक हम किसको कहते हैं? जिसके पास मनी नहीं है, जिसके पास मनी नहीं है हम उसको बोलते हैं कि वो तो गरीब आदमी है। लेकिन इस चैप्टर में मॉनेटरी टर्म्स में बात नहीं हुई है, हमको पता है। जब हम किसी पे दया करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? बेचारा आदमी, हाय बेचारा आदमी। तो यहाँ पे कौन सा सिंपैथी का एटीट्यूड है, इसीलिए बोला गया है पुअर मैन, राइट। इसके अलावा 2 वर्ड मैं और आपको बता देती हूँ क्योंकि वो काफ़ी मैंने ऑप्शन में देखे हैं एंड आई डोंट नो आप लोगों को उसका मीनिंग पता है कि नहीं। एक होता है एपैथी और एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब तो हम समझ ही गए, किसी पर दया भावना करना, तो उसको बोलते हैं सिंपैथी। लेकिन जब आप दूसरों की फीलिंग्स को बढ़िया तरीके से बिल्कुल समझ सकते हो तो हम बोलते हैं कि एम्पैथी है। एम्पैथी का मतलब अगर आपका फ्रेंड आपको बोले कि उसका 5 मार्क का क्वेश्चन मिक्स हो गया है तो आप उसकी फीलिंग्स को बिल्कुल समझ पाओगे, तो वो किस तरीके का एटीट्यूड हो गया? एम्पैथी का एटीट्यूड हो गया। लेकिन अगर किसी की फीलिंग्स की तरफ आप इनडिफरेंट हो, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो किस तरीके का एटीट्यूड हो गया? एपैथी का एटीट्यूड हो गया। तो नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी, एपैथी एंड एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब है दया भावना, एम्पैथी का मतलब है जब हम बहुत अच्छे से दूसरे की फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और एपैथी का मतलब है जब आपको दूसरों की फीलिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे पुअर मैन क्या बोला है? सिंपैथी वाले एटीट्यूड को बोला है। दूसरी बात, जो विलेज के लोग हैं वो क्यों आए हुए हैं, वो क्या रिग्रेट कर रहे हैं कि वो ज़्यादा बार स्कूल नहीं गए या ज़्यादा उन्होंने स्कूल को अटेंड नहीं किया, और वो एम हैमिल को उनकी फेथफुल सर्विस के लिए रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, ट्रिब्यूट देना चाहते हैं और अपनी कंट्री की तरफ रिस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं। अब फेथफुल सर्विस अगर आप कहीं पे कर रहे हो, आप बोलते हो कि उसमें मेरी सर्विस है, फेथफुल है, तो आप उसको 100% डेडिकेशन के साथ करेंगे। आप कोई उसमें मौका नहीं ढूंढेंगे उस चीज़ से बचने का या उस सर्विस से बचने का। तो अगर आप टोटली 100% डेडिकेशन के साथ कोई सर्विस कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे फेथफुल सर्विस, राइट।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज द नरेटर रेफर टू एम हैमिल एज पुअर मैन? जो हमारे नरेटर हैं वो एम हैमिल को पुअर मैन क्यों कहते हैं? ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा कि सिंपैथी दिखाने के लिए बोला गया है पुअर मैन। ही एम्पैथाइजेस, एम्पैथाइज का मतलब क्या है? वो समझ सकते हैं एम हैमिल के फीलिंग को कि एम हैमिल का ये लास्ट लेसन है और अब उनको विलेज को छोड़ के जाना है, इसलिए पुअर मैन बोला है क्या? नहीं, एम्पैथाइज नहीं कर रहे हैं, वो तो सिंपैथाइज कर रहे हैं। He believes that M. Hamill's fine Sunday clothes clearly reflected that he was not rich. नरेटर को ऐसा लगता है कि एम हैमिल ने जो संडे के क्लोथ्स पहने वो क्लियरली उनको देख के पता चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, वो अमीर नहीं है। तो हमने डिस्कस करा कि मनी के टर्म्स में तो यहाँ पे बात करी ही नहीं गई है, तो ये भी रॉन्ग। He feels sorry for M. Hamill as it was his last French lesson. बिल्कुल सिंपैथी का एटीट्यूड है, सॉरी फील कर रहे हैं, दया सी आ रही है एम हैमिल पे, तो यही सही जवाब है कि जो हमारे नरेटर हैं वो एम हैमिल के लिए सॉरी फील कर रहे हैं कि ये अब उनका लास्ट फ्रेंच लेसन होगा। He thinks that M. Hamill's patriotism and sense of duty resulted in his poverty. हमारे नरेटर को लगता है कि एम हैमिल की जो देशभक्ति है और अपने देश की तरफ या अपनी नौकरी की तरफ जो सेंस ऑफ ड्यूटी है उसकी वजह से वही कारण बना है उनकी गरीबी का। तो मैंने जैसा कि बोला यहाँ पे गरीबी या पावर्टी इनकी तो कोई बात ही नहीं करी गई है, यहाँ पे सिंपैथेटिक एटीट्यूड है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। Moving on to our next question, which is which of the following idioms might describe the villagers' act of attending the last lesson more accurately. यहाँ पे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन अगर आप गलत तरीके से परसीव करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि विलेजर्स के एक्ट को हम किस लाइन से बता सकते हैं? विलेजर्स क्या फील कर रहे थे? सॉरी फील कर रहे थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर स्कूल को अटेंड नहीं किया, कि उन्होंने ज़्यादातर स्कूल को अटेंड नहीं किया। तो उनके लिए क्या लाइन यूज़ हो सकती है? टू गुड टू मिस। वो उस क्लास के लिए सोचते हैं टू गुड टू मिस, या विलेजर्स की जो इस एक्ट है आने का क्लास को, उसको बोल सकते हैं टू गुड टू मिस। वो क्लास इतनी अच्छी थी कि उनको मिस नहीं कर सकते। नो। टू लिटिल टू लेट, टू लिटिल टू लेट क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि विलेजर्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल दी, उनकी उम्र बीत गई, उन्होंने क्लास को ज़्यादा अटेंड नहीं करा, स्कूल अटेंड नहीं करा, तो उनको अपना जो लैंग्वेज है उस पर कमांड नहीं है, वो ठीक तरीके से ना तो उसको लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। तो टू लिटिल, अब इतने ज़माने बीत गए, वो स्कूल नहीं गए, अब लास्ट लेसन को अटेंड करके वो कितना ही पढ़ लेंगे, तो वो टू लिटिल। एंड अब बहुत देर हो चुकी है। क्यों देर हो चुकी है? क्योंकि अब प्रशिया का कब्जा आ चुका है, तो प्रशिया ने तो बोल ही दिया है कि भैया अब से क्या होगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो उनकी सिचुएशन के लिए हम टू लिटिल टू लेट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन फिर भी हम देख लेते हैं, दैट इज टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। यानी कि टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ का मतलब अगर एक ही डिश को, एक ही खाने को अगर बहुत सारे कुक साथ में मिलकर बनाएंगे तो वो डिश ख़राब हो जाती है, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी टेक्निक लगाते हैं तो वो डिश ख़राब हो जाती है। तो ये तो सिचुएशन उनकी बन ही नहीं रही है। टू कूल फॉर स्कूल, ये जो लोग हैं दे आर टू कूल फॉर स्कूल, ये सिचुएशन, ले लाइन उनकी सिचुएशन पे जाती है क्या? नहीं। उनके लिए क्या लाइन जाती है? टू लिटिल टू लेट, कि अब तो वो बहुत ही कम सीख पाएंगे और अब बहुत ज़्यादा देर भी हो गई है। राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट माइट रेज अ क्वेश्चन अबाउट एम हैमिल्स फेथफुल सर्विस। हमने एम हैमिल की जो सर्विस है उसको फेथफुल सर्विस कहा है कि वो इतने सालों से, 40 सालों से बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या बात है इन ऑप्शन में से जो सवाल उठा सकती है एम हैमिल की फेथफुल सर्विस पे? When Franz came late, M. Hamill told him that he was about to begin class without him. जब फ्रांस लेट आया तो एम हैमिल ने उसको बोला कि हम तो तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे। ये एम हैमिल की फेथफुल सर्विस को बताता है क्या?
कि कोई आए ना आए वो तो अपना काम करेंगे, वो तो पढ़ाएंगे। हाँ, हम कह सकते हैं थोड़ा सा। फ्रांस mentioned how cranky M. Hamel was and his great ruler rapping on the table. फ्रांस बताता है कि एम हैमल कितने क्रैंकी, कितने चिड़चिड़े हैं, और उनके ग्रेट रूलर के बारे में जो वो टेबल पर ठोकते हैं। नहीं, ये नहीं है, ये बात उनकी फेथफुल सर्विस पे सवाल नहीं उठाती है। M. Hamel often sent students to water his flowers and gave a holiday when he wanted to go fishing. M. Hamel बहुत बार अपने स्टूडेंट्स को फूलों में पानी देने के लिए भेज देते थे, और जब उनको फिशिंग के लिए जाना होता था तो वो हॉलीडे दे देते थे। हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल ही सही है। अगर आप किसी सर्विस के प्रति 100% डेडिकेटेड हैं, फेथफुल हैं, तो आप कोई बहाने नहीं बनाओगे उस काम से बचने के लिए। लेकिन एम हैमल को जब नहीं पढ़ाना होता था या फिशिंग के लिए जाना होता था तो वो छुट्टी दे देते थे, और क्लास के बीच में ही बच्चों को पौधों में पानी देने के लिए भेज देते थे, जबकि उनका काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना। तो ये जो बात है उनकी फेथफुल सर्विस पे सवाल खड़ा करती है, राइट। फिर भी हम लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। M. Hamel permitted villagers put their children to work on a farm or at the mills for some extra money. M. Hamel ने परमिट करा था विलेजर्स को कि वो अपने बच्चों को काम करने भेजे फार्म पे या मिल पे, ताकि वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकें। तो ऐसी कोई बात हुई थी क्या चैप्टर में? नहीं। तो इसका आंसर क्या है? सी। ए भी हो सकता था, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट ये है कि अगर आप फेथफुल हो किसी चीज़ के लिए तो आप छुट्टी नहीं दोगे बेवजह, या बच्चों को फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजेंगे। नेक्स्ट इज चूज द ऑप्शन दैट मोस्ट अप्रोप्रिएटली फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सट्रैक्ट। अब ये एक्सट्रैक्ट मुझे बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ ट्रिकी लगा। ये एक्सट्रैक्ट ट्रिकी है। जब ट्रिकी एक्सट्रैक्ट आते हैं कि तब आपको पता नहीं है कि क्या भरें, तो इनका देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, हर ऑप्शन में अलग अलग वर्ड्स दिए हैं ना। तो अगर आप, इसकी ट्रिक ये है कि अगर आप एक भी ऑप्शन के लिए 100% श्योर है कि अरे नहीं, फोर्थ में तो कंट्री ही आएगा, तो आप फिर इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन कंट्री बाकी ऑप्शन में नहीं है, इधर ही है। तो अगर आप 100% श्योर है कि लास्ट वाले में तो कंट्री ही आएगा, तो आप ए को मार्क कर दें, या जो भी ऑप्शन आपको लगता है उसे मार्क कर दें, अगर आपको एक भी ऑप्शन 100% श्योर है तो। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है। और दूसरा यहाँ पे सजेशन ये है कि पूरे ही चीज़ को एक साथ पढ़ें। ऐसा नहीं कि एक पढ़ लिया फिर ढूंढा, एक पढ़ लिया फिर ढूंढा, पूरी ही चीज़ को आप एक साथ पढ़िए। द विलेजर्स एंड द चिल्ड्रन sat in class forging with their old master a dash togetherness. In that moment the classroom stood dash. It was France itself and the last French lesson, a desperate hope to dash to the remnants of what they had known and taken for granted, their own dash. सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। फॉर्जिंग का मतलब है किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना या किसी चीज़ को सक्सेसफुल बनाना, उसको बोलते हैं फॉर्जिंग। एंड रेमनांट्स का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक चॉकलेट है, आपके भाई ने पूरी चॉकलेट खा ली, सिर्फ इतना ही हिस्सा या एक टुकड़ा ही छोड़ा, तो आप बोलोगे कि ये जो टुकड़ा है ये क्या है? रेमनांट्स है। यानी जो चीज़ थी वो पूरी तरीके से चली गई, बस इतना ही हिस्सा बचा है। तो इस चीज़ से जो कहने का ये तात्पर्य है कि जो फ्रांस के जो लोग थे, जो अल्सेस और लॉरेन के जो लोग थे, वो अभी तक तो अपनी फ्रीडम को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब प्रशिया आ जाने के बाद उनका जो फ्रीडम है वो छीन लिया गया। अब उनके पास सिर्फ आज का ही दिन बचा है अपने कल्चर को एंजॉय करने का, अपने लैंग्वेज को एंजॉय करने का, इसलिए यहाँ पे यूज़ हुआ है रेमनांट्स की। उनकी पूरी फ्रीडम तो छीन ली गई है, अब उनके पास बस आज का ही दिन बचा है, थोड़ा सा ही फ्रीडम अब बचा है। तो इसका कहना है द विलेजर्स, जो विलेजर्स थे और जो बच्चे थे क्लास में वो बैठे हुए थे, वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे अपने मास्टर के साथ एक ऐसी टुगेदरनेस को। तो किस तरीके की टुगेदरनेस को? बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही सुंदर टुगेदरनेस को, एक बायगॉन टुगेदरनेस को, जो टुगेदरनेस चली गई है, बहुत ही सुंदर टुगेदरनेस को। ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल इज ऑलमोस्ट सेम की ब्यूटीफुल है। फॉरगॉटन मतलब एक ऐसी टुगेदरनेस को जिसको वो भूल चुके हैं। तो हाँ, एक ऐसी टुगेदरनेस को जिसको वो भूल चुके हैं।
वो किस चीज़ को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं? एक ऐसी टुगेदरनेस को जिसको वो भूल गए। क्यों? क्योंकि कोई भी अपने एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी अपने कल्चर पे ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी अपनी लैंग्वेज को सीखने पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसलिए बोला गया है कि वो क्लास में इसलिए बैठे हैं कि एक जो टुगेदरनेस जिसको वो भुला चुके हैं उसको वो स्ट्रांग कर सकें। उस मोमेंट पे जो क्लास है पूरी तरीके से डैश स्टिल है, अप है, मेस्मराइज्ड है या ट्रांसफॉर्म्ड। मेस्मराइज्ड का मतलब है अगर कोई चीज़ हमारा 100% अटेंशन ले लेती है तो हम बोलते हैं कि वो चीज़ जो है मेस्मराइजिंग है, वो अटेंशन हमारा खींच रही है। स्टिल का मतलब है बिल्कुल रुकी हुई सी है, अप का मतलब अप है, ऊपर है, ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब है बदल चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो हम क्या कह सकते हैं? चेंज हो चुकी है क्लास। क्यों चेंज हो चुकी है? क्योंकि यूजुअली क्लास में बहुत ज़्यादा नॉइस होता है, रूलर की आवाज़ आती रहती है, बच्चों की आवाज़ आती रहती है, वो अपने लेसन्स रिपीट करते रहते हैं, डेस्क की ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क की आवाज़ आती रहती है। लेकिन आज सब क्या था? सब कुछ काम था। इसलिए क्लास जो है वो क्या हो चुकी है? ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। ट्रांसफॉर्म का मतलब है पूरी तरीके से बदल जाना। तो ये फ्रांस के लिए था और लास्ट फ्रेंच लेसन था एक डेस्परेट होप थी। लास्ट फ्रेंच लेसन और फ्रांस जो था एक डेस्परेट होप थी। डेस्परेट मतलब बहुत बेकरारी से, एक होप थी टू डैश टू द रेमनेंट्स ऑफ व्हाट दे हैड नोन एंड टेकन फॉर ग्रांटेड, कि हम क्या कर सकें? उस रेमनेंट्स पे हैंग ऑन कर सकें, उस रेमनेंट्स को कीप ऑन कर सकें, उस रेमनेंट्स को कैरी ऑन कर सकें या होल्ड ऑन कर सकें। होल्ड ऑन कर सकें, जो बची कुछ फ्रीडम है उस पर हम होल्ड ऑन कर चुके हैं, उस पर हम थोड़ा सा रुक सकें और इन्जॉय कर सकें उस फ्रीडम को जिसको हमने इतने साल से ग्रांटेड लिया कि अरे हमारे पास तो बहुत टाइम है, हमारे पास तो बहुत फ्रीडम है, हम कल पढ़ लेंगे, कल हम ऐसा कर लेंगे। एम हैमिल बोलते भी हैं कि दैट्स द प्रॉब्लम विद अल्सैस। वो क्या करती है? हर काम को कल के लिए छोड़ देती है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो फ्रीडम है उसको हम पकड़ लें जो हमें आज मिली है। देयर ओन डैश, अब देयर ओन कंट्री, एजुकेशन, यूनिटी या फिर आइडेंटिटी। देयर ओन आइडेंटिटी, क्योंकि अब अभी तक तो वो क्या कर रहे थे? उनका अपना खुद का कल्चर था, उसको एंजॉय कर रहे थे, अपने फ्रीडम को एंजॉय कर रहे थे और उन्होंने अपनी जो एक आइडेंटिटी है उसको भी ग्रांटेड लिया था। तो यहाँ पे आइडेंटिटी आएगा क्योंकि अब से उनकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? अब वो फ्रांस के वो रहेंगे क्या सिटीजन? नहीं, अब वो किसके सिटीजन बन जाएंगे? प्रशिया के सिटीजन बन जाएंगे। अब वो फ्रेंच स्पीकिंग सिटीजन रहेंगे क्या? नहीं, अब वो क्या बन जाएंगे? जर्मन स्पीकिंग सिटीजन। इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट। नेक्स्ट इज, अगर आपको इसमें से बिल्कुल ही समझना है कि क्या आंसर है, अगर आप किसी भी एक ऑप्शन के लिए बहुत 100% श्योर है कि नहीं सी में तो होल्ड ऑन ही आएगा, तो आप फिर इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, अपने मार्क्स को बचा सकते हैं, राइट। तो ये एक ट्रिक थी। नेक्स्ट इज, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar book and read us our lesson. It was amazed to see how well I understood. All he said seemed so easy, so easy. अब हमारे जो नरेटर हैं वो कहते हैं कि एम हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, सबसे क्लियर लैंग्वेज है, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है एंड हमको अपनी लैंग्वेज को गार्ड करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए और उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। मतलब हमको अपनी लैंग्वेज रीड भी करते आना चाहिए, राइट भी करते आना चाहिए और क्लियरली बोलते भी आना चाहिए। क्योंकि जब एक देश के लोगों को अगर गुलाम बनाया जाता है
तो जब तक वो अपनी भाषा पे कमांड होल्ड करते हैं, जब तक वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, उनके पास हर ताले की चाबी है, कोई भी उनको गुलाम नहीं बना सकता। फिर वो एक ग्रामर की बुक खोलते हैं और लेसन्स पढ़ते हैं, और फ्रांस को ऐसा लगता है, वो अचंभित रह जाता है कि कितनी अच्छे से उसको समझ में आया, सब कुछ कितना ज़्यादा ईजी था। अब दोस्तों, फ्रांस तो रोज़ ही पढ़ता था, लेकिन रोज़ उसको इजी नहीं लगता था। आज ही क्यों इजी लग रहा है, ये भी सवाल है। हमने चैप्टर अगर डिटेल में पढ़ा है आपने, तो आपको पता होगा कि फ्रांस का मन क्या करता था, चिड़ियाओं के अंडे पकड़ने का, रिवर पे जाने का, बाहर मौसम को एंजॉय करने का, लेकिन वो मन मार के स्कूल आता था, है ना। लेकिन जब उसको पता चला, उसको पता चला कि ऑर्डर आ चुका है बर्लिन से कि अब अल्सेस और लॉरेन में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, उसके मन में एकदम से भावना आ गई कि अरे, वो दुखी हो गया कि उसके मन में क्या आ गई, पश्चाताप की भावना आ गई कि मैंने इतने दिन स्कूल क्यों नहीं गया, मैंने अपनी लैंग्वेज पे कमांड क्यों नहीं हासिल करी। तो लास्ट दिन पे वो अपना पूरा अटेंशन दे रहा था, 100% अटेंशन दे रहा था, इसलिए उसको सब कुछ बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा था। एंड सेकेंडली, लास्ट डे पर एम हैमल भी बहुत क्रैंकी नहीं थे, वो जो यूजुअली रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा पेशेंट थे, वो बहुत काम थे, तो इसीलिए भी उसे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, राइट। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following can be attributed to M. Hamel's declaration about the French language? इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो एम हैमल के डेक्लेरेशन बताता है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। फ्रेंच लैंग्वेज की जब वो बात करते हैं तो इससे पता चलता है कि एम हैमल के सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज है, यानी कि उनको भाषा पे बहुत ज़्यादा कमांड है, सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। नॉस्टैल्जिक प्राइड है, उनको अपनी भाषा को याद करके बहुत एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है, याद कर रहे हैं उसको, और बहुत ज़्यादा प्राइड है उनको अपनी लैंग्वेज को लेके। फैक्चुअल एक्यूरेसी, जो भी फैक्ट्स उन्होंने बताए हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं। या फिर पैट्रियोटिक मैग्निफिकेशन, पैट्रियोटिक का मतलब है देशभक्त या देशभक्ति, और मैग्निफिकेशन का मतलब है किसी चीज़ को बड़ा करना, बिग करना। जैसे आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं होता है, मैग्नीफाइंग अगर ग्लास होता है तो आप हर चीज़ को बड़ा बड़ा करके देखते हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एम हैमल्स डिक्लेरेशन। एम हैमल ने जो अपनी लैंग्वेज के बारे में बताया कि वो सबसे ज़्यादा क्लियरेस्ट है, लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, हमको उसको बचा के रखना चाहिए और कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इससे क्या पता चल रहा है हमको, इससे ये पता चल रहा है कि वो कितने बड़े देशभक्त हैं, ये पता चल रहा है हमको। तो यहाँ पे पेट्रियोटिक मैग्निफिकेशन हो रहा है, इससे हमको पता चल रहा है कि एम हैमल जो है अपने देश से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। ना सिर्फ वो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बल्कि वो अपने कल्चर से, अपनी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और यही बात किससे समझ में आ रही है, इन बातों से समझ में आ रही है। तो इसका ऑप्शन होगा पेट्रियोटिक मैग्निफिकेशन, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर होगा डी। चूज द ऑप्शन दैट माइट बेस्ट डिस्क्राइब एम हैमल्स व्यू पॉइंट। अब ये जो आपने पूरा पढ़ लिया कि एम हैमल ने लैंग्वेज के बारे में बोला दैट इट इज़ द क्लियरेस्ट, मोस्ट लॉजिकल, मोस्ट ब्यूटीफुल, वी शुड नेवर फॉरगेट इट। जब तक हमारे पास अपने लैंग्वेज को, हमारी लैंग्वेज पे कमांड है, हम उसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई भी हमको गुलाम नहीं बना सकता। तो एम हैमल का व्यू पॉइंट इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सजेस्ट कर रहा है। Those who know nothing of foreign languages know nothing of their own। जिन लोगों को फॉरेन लैंग्वेज नहीं पता होती, उनको अपना भी कुछ नहीं पता होता। तो यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज की तो बात ही नहीं हो रही है, हम तो खुद की ओन लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन गलत। लैंग्वेज इज द रोड मैप ऑफ अ कल्चर, इट टेल्स यू वेयर इट्स पीपल कम फ्रॉम एंड वेयर दे आर गोइंग। लैंग्वेज जो होती है एक रोड मैप होती है किसी भी कल्चर की। अगर किसी भी कल्चर को आपको जानना है ना, तो उसकी भाषा को आपको समझना होगा, जानना होगा। उससे पता चलता है कि लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाएंगे। तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये आ रहा है। इसको थोड़ा सा बिंदु कर लेते हैं। अ पुअर मैन इज लाइक अ फॉरेनर इन हिज ओन कंट्री। एक जो गरीब आदमी है वो अपने देश में एक फॉरेनर के समान है। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कुछ ऑप्शन है जो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनमें कोई डाउट नहीं है। द ग्रेटेस्ट प्रोपोगेंडा, प्रोपोगेंडा का मतलब होता है एक तरीके से पब्लिसिटी, ठीक है।
मेरा माउस यहाँ ठीक से मैं चला नहीं पा रही हूँ। तो द ग्रेटेस्ट प्रोपोगेंडा इन द वर्ल्ड इज़ आर मदर टंग। तो सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी है किसी भी चीज़ की देश में, उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? मदर टंग के थ्रू कर सकते हैं। जैसे हम भारत में जाएंगे तो हमारी तो ऐसा कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। जैसे हम कहीं दूसरी कंट्री में जाएंगे तो हमको पता है कि यहाँ तो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। तो जो जर्मन लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज जो होती है किसी कंट्री की, वो एक पब्लिसिटी होती है वर्ल्ड के लिए कि यहाँ पे किस भाषा के लोग रहते हैं। दैट इज़ वॉट वी लर्न एज चिल्ड्रन। और वही जो चीज़ है, जो लैंग्वेज है, उसी को तो हम बच्चे जब होते हैं तब लर्न करते हैं, अनकॉन्शियसली लर्न करते हैं। जानबूझ के तो लर्न नहीं करते हैं कि आज मम्मी बैठ के सिखा रही है। जब हम छोटे होते हैं हम सुनते हैं आसपास वालों को क्या वो लैंग्वेज बोल रहे हैं, हम वही सीख लेते हैं और वही हमारे लाइफ के परसेप्शन को शेप करती है। पर यहाँ पे एम हैमिल जो है अपनी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कि जो लैंग्वेज होती है वो रोड मैप होती है किसी भी कल्चर का, वो ऑप्शन सही है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, राइट। नेक्स्ट इज आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। तो जैसे कि मैंने बात करी कि जो फ्रांस था हमेशा स्कूल से बचने की कोशिश करता था, सार पे जो रिवर थी वहाँ पे जाने की कोशिश, खेलने की कोशिश उसका मन करता था, चिड़िया के अंडे पकड़ने की कोशिश करता था, मौसम को एंजॉय करने की कोशिश करता था। लेकिन इस बार वो 100% अपना अटेंशन दे रहा था क्लास में। प्लस एम हैमिल जो थे वो बहुत ज़्यादा काम तरीके से पढ़ा रहे थे, इसलिए उसको सब कुछ समझ में आ रहा था। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो नहीं एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी क्या है, नहीं एक्सप्लेन करता है कि फ्रांस को वो ग्रामर के लेसन इतने ईजी क्यों लगे। फ्रांस वॉज पेइंग केयरफुल अटेंशन टू द क्लास इन टाइम। हाँ, तभी तो उसको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा था। एम हैमिल वॉज एक्सट्रीमली पेशेंट एंड काम इन हिज टीचिंग। हाँ, तभी तो उसको सब अच्छे से समझ में आ रहा था। फ्रांस वॉज इंस्पायर्ड एंड हैड फाउंड अ न्यू मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लर्निंग। क्योंकि उसको पता चला कि हमको अपने कल्चर को इंजॉय करना है तो हमको अपनी लैंग्वेज भी आनी चाहिए, लैंग्वेज में हमारी कमांड होनी चाहिए। और इतना उसको एम हैमिल ने समझाया कि फ्रांस की जो लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज, वो कितनी अच्छी है। तो उसको एक नया, वो इंस्पायर हो चुका था और उसको नया एक मीनिंग मिल गया था लर्न करने का, कि जब तक हम अपनी लैंग्वेज पे कमांड है हमको कोई भी गुलाम नहीं बना सकता। तो इसीलिए उसको ग्रामर लेसन ईजी लग रहे थे। हाँ, बोल सकते हैं। फ्रांस हैड रियलाइज दैट फ्रेंच वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। फ्रांस ने ये रियलाइज़ करा कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है और बहुत ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है। अब देखिए, ये लाइन ज़रूर आपको पहली बार में ऐसा लगेगा कि हाँ सही है, लेकिन फ्रांस ने नहीं रियलाइज़ करा था ये तो एम हैमिल ने बोला था। ये फ्रांस ने थोड़ी ना रियलाइज़ करा था, ये तो एम हैमिल ने बोला था कि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत क्लियरेस्ट है और लॉजिकल है। तो ये वाला रीज़न है जो नहीं एक्सप्लेन करता है कि फ्रांस को वो लेसन क्यों ईजी लग रहे थे, राइट। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अदरवाइज आप मिस्टेक कर सकते हैं। फ्रांस वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रामर फ्रांस वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रामर लेसन ईजिली बिकॉज वो रिसेप्टिव था, वो बहुत खुले दिल से पढ़ रहा था, वो चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहा था, स्वीकार कर रहा था, सहार रहा था। इंट्रोस्पेक्टिव, वो खुद को जान रहा था। कॉम्पिटिटिव, वो दूसरे बच्चों से कंपटीशन कर रहा था। तो अभी हमने डिस्कस करा कि फ्रांस को वो जो ग्रामर लेसन्स हैं वो इजी इसलिए लग रहे थे क्योंकि वो रिसेप्टिव था, वो अपना 100% अटेंशन क्लास में ही दे रहा था, वो सच में पढ़ना चाहता था, इसलिए वो ओपन था टू लर्निंग एंड न्यू आइडियाज, इसलिए इसका आंसर होगा रिसेप्टिव था वो, राइट। नेक्स्ट इज France saw a huge crowd assembled in front of the bulletin board but did not stop. How would you evaluate his reaction? तो हमने पढ़ा था कि जब फ्रांस क्लास के लिए लेट हो रहा था तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ है, फिर भी वो नहीं रुका क्योंकि उसको क्लास के लिए लेट भी हो रहा था और वो जल्दी से फिर चला गया। तो उसके रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? फ्रांस वॉज टू लिटिल टू केयर अबाउट द न्यूज़ ऑफ लॉस्ट बैटल्स। फ्रांस बहुत ध्यान नहीं देता है उन बातों पे, वो
टू लिटिल था, वो बहुत छोटा था, टू केयर अबाउट द न्यूज़ ऑफ लॉस्ट बैटल्स, वो इतना छोटा था कि जो न्यूज़ आ रही थी लॉस्ट बैटल्स की वो उस पर ध्यान नहीं दे सकता क्योंकि वो बहुत छोटा था। हमको पता है कि बुलेटिन बोर्ड से क्या क्या न्यूज़ आती थी, बुलेटिन बोर्ड से न्यूज़ आती थी ऑफ द लॉस्ट बैटल्स, ऑफ ड्राफ्ट, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, ये सारी चीज़ें आती थी वहाँ से। तो फ्रांस इतना छोटा था कि वो इन सब चीज़ों के बारे में केयर नहीं करता था, इसीलिए वो चला गया। ऑप्शन नंबर 2 इज नोबडी इन फ्रांस फैमिली वॉज इन आर्मी सो इट डिड नॉट मैटर, कोई भी फ्रांस की फैमिली से आर्मी में नहीं था तो उसको मैटर नहीं करा कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या आया है। बैड न्यूज हैड बिकम वेरी नॉर्मल सो ही वेंट अबाउट हिज टास्क, बैड न्यूज जो थी वो एक नॉर्मल रूटीन हो गई थी कि हमेशा बैड न्यूज़ जो है वो बुलेटिन बोर्ड से ही आती है, इसीलिए उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। इट वॉज टू क्राउडेड फॉर फ्रांस टू फाइंड आउट वॉट न्यूज़ वॉज अप ऑन द बोर्ड, इतनी भीड़ थी बुलेटिन बोर्ड पे कि फ्रांस नहीं पढ़ पाया कि क्या न्यूज़ आई थी। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमको पता है कि नरेटर बोलते हैं कि हमेशा से बुलेटिन बोर्ड ही वो जगह है जहाँ से हमेशा बुरी न्यूज़ ही आई है। तो इट वॉज़ वेरी नॉर्मल कि बुलेटिन बोर्ड से कोई बुरी न्यूज़ ही आई है। तो फ्रांस को क्या लगा कि कोई बुरी न्यूज़ ही आई होगी, इसलिए उसने उसको पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट, बैड न्यूज़ हैड बिकम वेरी नॉर्मल सो ही वेंट अबाउट विथ हिज टास्क। तो इसका आंसर होगा सी। There was usually great bustle and noise when school began, but it was all very quiet. Which of the following describes France emotions more accurately? अब फ्रांस बोलता है कि यूजुअली बहुत ज़्यादा नॉइस होती है, जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, फिर एम हैमिल के जो रूलर है उसकी आवाज़ आती रहती है। तो यूजुअली इतनी नॉइस होती रहती है, लेकिन उस दिन सब कुछ बहुत ज़्यादा काम था। तो अब फ्रांस के इमोशन किस तरीके से थे, अब अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि फ्रांस जो है उसने क्या सोचा था कि इतना शोर होता रहेगा, मैं चुपके से जाके अपनी बेंच पर अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो गया था। तो एम हैमिल को पता भी नहीं चलेगा और वो डांट खाने से भी बच जाएगा। पर उसने देखा कि उस दिन तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा शांत था, तो उसके इमोशन कैसे हो गए थे फिर, शॉक और ऑ में। ऑ का मतलब है सरप्राइज हो गया था, शॉक में चला गया था। डिसअपॉइंटेड एंड एंजाइटी, उसको डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि आज सब कुछ इतना शांत क्यों है, और एंजाइटी भी हो गई थी उसको। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। कंफ्यूजन एंड डिस्ट्रेस, उसको कंफ्यूजन हो गया कि आज इतना सन्नाटा क्यों है, और उसको स्ट्रेस भी हो गया। तो ये क्यूरियस था वो कि इतना सन्नाटा क्यों है, और अनसर्टेनिटी कि आगे क्या होने वाला है। तो हमने अगर चैप्टर डीप में आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गया था कि अरे यार इतना साइलेंस क्यों है। अदरवाइज उसने क्या सोचा था कि इतनी हसल बसल में मैं चुपके से जाके अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा। तो अगर उस दिन सब कुछ इतना क्वाइट था तो उससे वो क्या हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया और उसको एंजाइटी हो गई कि अब तो डांट बिल्कुल खानी ही पड़ेगी। दोस्तों मेरे लैपटॉप की बैटरी चली गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स एम हैमिल ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल। तो हमारे नरेटर बोलते हैं आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, जब कोई सैड होता है तो हम उसके लिए ये लाइन यूज़ करते हैं। तो इनमें से कौन सी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम बोल सकते हैं एम हैमिल में थी लास्ट डे पर। ही वॉज क्रैंकी, मिजरेबल, डेडिकेटेड, रिजाइंड। अगर आपने बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ा है तो आप इससे ही इसको रिजेक्ट कर दोगे कि वो क्रैंकी तो लास्ट दिन नहीं थे, बिल्कुल भी चिड़चिड़ा नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा काम थे। तो ये पूरा ही गलत। पेशेंट थे, डिग्निफाइड थे, इमोशनल थे, करेजियस थे। हाँ पेशेंट भी थे, डिग्निफाइड भी थे, इमोशनल थे, हाँ क्योंकि बोलते बोलते आखिरी में उनका गला चोक हो जाता है। करेजियस थे, हाँ थे क्योंकि वो बोर्ड पे लिखते हैं विवे ला फ्रांस, बच्चों को नई नई बुक्स ला कर देते हैं। तो अगर आप सिम्बॉलिज्म पढ़ेंगे तो सिम्बॉलिज्म का मतलब है कि जो बुक्स थी, जो लैंग्वेज होती है और जो ब्लैक बोर्ड था वो एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस था। कैसे सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस की जो आपने प्रशिया ने जो बोला है हम उसके ऑर्डर्स को नहीं मानते, अभी भी वो अपनी लैंग्वेज को ही इम्पोर्टेंस दे रहे थे। तो इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा करेजियस थे। तो हाँ सेकंड ऑप्शन सही है।
काम थे, हाँ थे। नॉस्टैल्जिक थे, पुरानी बातों को याद कर रहे थे क्या कि मैं किस तरीके से पढ़ाता था, ऐसा करता था, वैसा करता था, नहीं। डिसअपॉइंटेड थे, हाँ थे। पेट्रियाटिक थे, हाँ थे, पर नॉस्टैल्जिक नहीं थे, तो ये गलत। प्राउड थे, हाँ थे। रिप्रोचफुल, रिप्रोचफुल का मतलब है किसी की एक्शन के लिए उसको डांटना, धिक्कारना या निंदा करना। तो जब फ्रांस लेट आया क्लास में तो उसको नहीं डांटा, तो उस दिन रिप्रोचफुल वो नहीं थे। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब होता है किसी भी एक्टिविटी को कंटिन्यू करना, इवन इफ लोग बोल रहे हो कि आप नहीं कर सकते हो या ये गलत है। तो परसिस्टेंट वो नहीं थे, क्योंकि इतने साल से तो वो टीचिंग कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि कल से जो नया टीचर है वो आएगा, तो अब परसिस्टेंट वो नहीं थे, हीरोइक थे। तो ये ऑप्शन पर नहीं होगा, राइट आंसर होगा पेशेंट, डिग्निफाइड, इमोशनल एंड करेजियस। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लुक एट द टेबल बिलो. Column A provides instances from the story The Last Lesson and column B provides titles of some famous English language poems. Choose the option that correctly matches items of column A and column B. यानी कॉलम ए जो है, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो चैप्टर में से कुछ इंस्टेंसेस हैं वो हैं। कॉलम बी में कुछ फेमस पोएम्स के नाम है, तो हमको उन इंस्टेंसेस को उन पोएम के नाम से मैच करना है, राइट। तो M. Hamel distributed new copies that looked like little French flags and ended the class with an empathetic Vive la France. यानी लास्ट डे पर M. Hamel ने नई कॉपियां बांटी जो छोटे छोटे फ्रांस के झंडों जैसी दिख रही थी, और उन्होंने बोर्ड पे क्या लिखा, विवे ला फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस। तो ये कौन से टाइटल से मैच हो सकती है? रिमोर्स इज अ मेमोरी अवेक। रिमोर्स का मतलब है पश्चाताप होना। तो जो हमारे विलेजर्स थे वो पश्चाताप में थे, क्यों? क्योंकि उनको वो सॉरी फील कर रहे थे कि हमने स्कूल को अटेंड नहीं किया, ठीक है। तो ये नहीं होगा, रिमोर्सफुल नहीं थे वो। ये जो इंस्टेंस है वो रिमोर्सफुल नहीं है। अ हाउस कॉल्ड टुमारो, कल की बात हो रही है क्या? नहीं। फॉर हुम द बेल टोल्स, बेल की बात हो रही है कि यहाँ पे कहीं पे? नहीं। डू नॉट गो जेंटल इन टू दैट गुड नाइट, डू नॉट गो जेंटल इन टू दैट गुड नाइट, यानी रात हो रही है पर इतना जेंटल वहाँ उस अंधेरे में मत जाओ। इसका मतलब ये है, अगर आप इस पोएम को फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पोएम है ना वो डेथ के बारे में। यहाँ के इसमें जो पोएट हैं वो कहते हैं कि डेथ तो एक दिन सबकी हो जानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डेथ से ना लड़ें और हम डेथ को एक्सेप्ट कर लें। तो यहाँ पे भी मैंने जैसे बताया कि रेजिस्टेंस की बात हो रही है ना। ये बुक्स जो हैं, ये विवेला जो फ्रांस लिखा है, ये एक रेजिस्टेंस है कि हम आपकी बात को नहीं मान रहे हैं और हम अपनी लैंग्वेज को लर्न करेंगे। और ये जो लाइन है, डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, ये भी यही बात कर रही है कि डेथ तो सभी की आ जानी है, लेकिन हमको इसे एक्सेप्ट ऐसे ही नहीं करना है। तो यहाँ पे भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज द राइट आंसर। पर पहली बार में ही आप इसको नहीं पकड़ पाओगे अगर आपको इस पोएम के बारे में ना पता हो। तो आपकी ट्रिक क्या रहेगी कि आप दूसरा कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जिसके लिए आप 100% श्योर हैं। नेक्स्ट इज हॉसो सैट एट द एंड ऑफ द क्लास thumbing his primer, desperately trying to learn with the children, even he cried. अब हमको पता है कि क्लास के पीछे जो हॉसर बैठा हुआ था वो बहुत बुढ़ा सा आदमी था। थम्बिंग, थम्बिंग का मतलब है बुक को बहुत जल्दी जल्दी पलटाना। प्राइमर का मतलब है एक बुक जिसमें बेसिक फैक्ट्स होते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक फैक्ट्स किसमें होंगे? ABC की किताब में। तो वो इस तरीके से जो फ्रेंच लैंग्वेज की किताब थी उसको जल्दी जल्दी पलटा रहा था, सीखने की कोशिश कर रहा था और रो भी रहा था। तो इसके लिए क्या टाइटल होगा? रिमोर्स इज अ मेमोरी अवेक। यहाँ पे पश्चाताप की बात आ रही है, तो वो पश्चाताप में था ना कि वो स्कूल क्यों नहीं जा पाया, स्कूल क्यों नहीं अटेंड किया उसने। तो सेकंड का ऑप्शन क्या होगा? 1। तो यहाँ पे सेकंड का ऑप्शन 1 किस में है? इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट इज M. Hamel shared how Alsace always put off learning and how its people always thought they had plenty of time. M. Hamel कहते हैं कि कैसे अल्सास जो है उसका वो हमेशा कल पे छोड़ देती है काम को, जो डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं कि वो हमेशा कल लर्न करेंगे, और लोगों को यही लगता था कि कैसे उनके पास
बहुत ज़्यादा टाइम है। अल्सेस मतलब जो अल्सेस के लोग हैं वो लर्निंग को टाल देते हैं कि कल तो बहुत ज़्यादा टाइम है, टाइम ही टाइम है, कभी भी सीख लेंगे। तो इससे हम कौन सा टॉपिक ले सकते हैं? अ हाउस, ये तो ऑलरेडी ले लिया है। अ हाउस कॉल्ड टुमारो, तो हमेशा वो टुमारो पे बात को टाल देते थे। पुट ऑफ लर्निंग, तो यहाँ पे टुमारो आ रहा है, तो थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, तो थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी हमने कर दिया। एंड लास्ट क्या बचा है हमारा? क्लास एंडेड विद द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 एंड देन द एंजेलस साइमल्टेनियसली प्रेजेंट ट्रम्पेट्स साउंडेड अंडर द स्कूल विंडोज। तो फिर क्लास एंड हो जाती है, 12 बज जाते हैं, तो चर्च की जो बेल्स है वो बजने लग जाती हैं एंड जो प्रशियन सोल्जर्स हैं उनके ट्रम्पेट्स की आवाज़ आने लगती है। तो यहाँ पे फॉर हुम द बेल ट्रोल्स, तो यहाँ पे फोर्थ का आंसर क्या होगा? थर्ड। तो इसी के साथ हमारा जो MCQ का सेशन है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब आपको पता चल गया है कि क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे एंड आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी MCQ को प्रिपेयर करने में। Do like this video, subscribe to the channel and I'll see you in the next video.